हेलो, दिस इज अनुपम शर्मा। आज हम सीखेंगे एक छोटी सी लेकिन हाईली सिंबॉलिक पोइम, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। शुरू में उनकी पोइम्स इंग्लैंड में पब्लिश हुई थीं। वो रूरल बैकग्राउंड यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर अधिक कविताएं लिखते थे और उनकी कविताएं यंग एज वेल एज ओल्ड सभी वर्ग के लोगों के लिए होती थी। उनकी कविताओं में एक सोशल फिलोसफिकल मैसेज रहता है जो समाज को किसी न किसी तर्क की तरफ अग्रसर करता है। हमारे समाज में कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको ये मान लिया जाता है कि ये अपशकुन का प्रतीक है। इनसे सोरो आएगा, डिजेक्शन आएगी, सैडनेस आएगी, डिस्पायर, ग्लूम आएगा और कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होने वाला है। किसी कार्य को करने से पूर्व अगर कोई चीख देता है तो इससे बड़ा बैड ओमन, इससे बड़ा अपशकुन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सब कुछ खराब होने वाला है। उदासी, ग्लूम, सैडनेस, निराशा, बस यही प्रतीक है चीखने की। अगर किसी कौवे को देख ले तब भी ऐसे ही विचार मन में आते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा होगा। ऐसा ही एक प्रतीक है हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़। धतूरे के पेड़ को भी बुराई का सिंबल, उदासी का सिंबल, सैडनेस, डिजेक्शन, सोरो ये समझ लिया है हमारे समाज में। ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं कि बिल्ली तो अपने रास्ते पर जा रही होगी, उसको हमारे कार्य से कुछ लेना देना नहीं। या कोई छींक तो स्वाभाविक रूप से आती है, वो हमें किसी कार्य से रोकने या हटाने के लिए नहीं है। कौवा कुछ कभी अच्छा भी कर सकता है हमारे लिए, क्या ऐसा कभी किसी ने सोचा है? डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पोइम है और एक ट्रिवियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। देखते हैं इसमें पोइट ने कौन सी छोटी सी घटना का जिक्र किया है। आइए समझते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का जिक्र यानी कि बड़ा ठंडा दिन है, बर्फ पड़ी हुई है। एक क्रो, एक कौवा, शुक ऑन मी, मुझ पर झटक कर गिरा देता है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण, हिमकण। एक कौवा झटक कर मुझ पर डस्ट ऑफ स्नो यानी हिमकण गिरा देता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के ऊपर से। Has given my heart a change of mood. Has given my heart यानी मेरा मूड बदल दिया है, मेरा मूड चेंज हो गया है। कौवे के मुझ पर हिमकण झटकने से मेरा मूड बदल गया है। And saved some part of a day I had rued. Rued यानी खराब करना, regretted। और वो दिन का हिस्सा, जो बाकी दिन का हिस्सा बचा था, जिसको मैंने सोचा था अभी ये खराब हो गया है, वो उसने बचा लिया है। डस्ट ऑफ स्नो पोइम में हमने देखा कि एक माइनर सा ट्रिवियल सा इंसिडेंट ही मेंशन किया गया है। एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर से एक क्रो हिमकणों को झटक देता है जो नीचे उदास, ग्लूमी, सैड पॉइंट के ऊपर गिरते हैं और उसका मन एकदम से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और वो जिस दिन को सोच रहा था कि अब वो खराब हो चुका है, दिन का वो हिस्सा उसका बच जाता है खराब होने से, क्योंकि उसका मन अब बदल चुका है। क्या ये पोइम इतनी सिंपल है? बिल्कुल नहीं, ये पोइम है हाईली सिंबॉलिक एंड मीनिंगफुल। देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स को, कौन कौन से वर्ड्स को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे प्रयोग किए गए शब्द क्रो, स्नो, हेमलॉक ट्री। ये तीनों शब्द बैड ओमन का प्रतीक हैं। क्रो जिसको बहुत ही बुरा, बहुत ही इविल समझा जाता है, उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। स्नो इसका अर्थ है बहुत ठंड यानी जड़ता, यानी कोई काम अब हो ही नहीं सकता। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ एक विषैला पेड़ है। ये इंडिकेट करता है कि जैसे ये पेड़ विषैला है वैसे ही पोइट के मन में विष भर चुका है, उसका शरीर विषाक्त हो चुका है, अब वो निराशा से भरा है, कुछ कर नहीं सकता। और हम ऐसे विषैले पेड़ के ऊपर
क्रो का बैठना यानी कि अब शकुन वाली चीज का बैठना प्रतीक है कि अब कुछ हो नहीं सकता। ग्लूमी एटमॉस्फेयर, सैडनेस, डिस्पायर। लेकिन ये सब चीजें क्या करती हैं? जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरती है तो उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे कौवे के ऊपर गिरे हुए हिमकण, डस्ट ऑफ स्नो, प्रतीक है जड़ता का, उदासी का, वैसे ही जो जब वो झटक देता है डस्ट ऑफ स्नो को तो वो प्रतीक बन जाते हैं नव जीवन का, नई आशा, नई उमंग का, चेंज ऑफ मूड का। अब कभी उदास नहीं है। अब उसका मन खुशी से, प्रसन्नता से भर उठा है और उसका दिन बर्बाद होने से बच गया है। जो उसका दिन ruin हो चुका था, खराब हो चुका था और वो पश्चाताप से भर चुका था कि अब सब कुछ खराब है। मैंने इतने सारे अपशकुन वाली चीजें देख ली हैं, अब मेरा दिन खराब हो जाएगा। इस पश्चाताप से वो उभर चुका था। तो देखा आपने, ये छोटी सी पोएम कितनी सिंबॉलिक थी, कितने प्रतीक थे इसमें, और इसने हमारे समाज को एक नई सोच की तरफ अग्रसर किया कि जिन प्रतीकों को हम बुरा समझते हैं वो असल में बुरे प्रतीक नहीं है। उनको हमने ऐसी दिशा दे दी है, हमने अपनी सोच ऐसी बना ली है कि कौवा देख लिया, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी ने छींक दिया तो कुछ बुरा होने वाला है। असल में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बुराई के प्रतीक कौवे ने, बुराई के प्रतीक स्नो ने, बुराई के प्रतीक हेमलॉक ट्री ने भी कवि के मूड को चेंज कर दिया और उसमें खुशी भर दी, हैप्पीनेस भर दी और उसका दिन बच गया। इस पोइम को स्टडी करने के बाद आइए देखें इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोइम को बनाते हैं स्पेशल। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे राइमिंग स्कीम। इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी है तो उसके लिए देखेंगे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसी तुकबंदी करते हैं कविता में, जैसे क्रो, स्नो, एक जैसी तुकबंदी है इनमें। मी, ट्री, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें राइमिंग स्कीम कैसी है, ए बी ए बी। ऐसे ही सेकंड स्टेंजा में देखते हैं हार्ट, पार्ट, एक जैसी तुकबंदी है। मूड, रूट, एक जैसी तुकबंदी है। तो यहाँ पे हमारी राइमिंग स्कीम है ए बी और सेकंड स्टेंजा में भी ए बी। साथ ही साथ यहाँ पे यूज किया है एंजैबमेंट का। एंजैबमेंट जब एक ही सेंटेंस को 3-4 लाइनों तक एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यहाँ पे द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, एक ही सेंटेंस को हमने 4 लाइन्स तक बढ़ा दिया है, ये है एंजैबमेंट। नेक्स्ट भी has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had through it, यहाँ पर भी एक ही लाइन को 4 लाइन्स तक बढ़ा दिया है, ये है एंजैबमेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम स्टडी करेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, बार बार उसको रिपीट किया जाए। कभी कभी ये शब्द बिल्कुल साथ में होते हैं, कभी थोड़े से गैप में होते हैं, लेकिन ये साथ साथ में होते हैं। यहाँ पे स्टडी कीजिए लाइन को, हैज गिवन माई हार्ट। अब देखिए एच, बीच में 2 वर्ड्स और भी हैं, लेकिन फिर भी क्लोजली प्लेस्ड है, हैज एंड हार्ट। H for has and H for heart, तो इनमें है एलिट्रेशन। सिमिलरली and saved some part, यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। saved some, S for saved, S for some। so एलिट्रेशन क्या होती है, जब एक ही जैसे लेटर्स को साथ वाले वर्ड्स को साथ साथ में यूज किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पोइम पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसके एक्सरसाइजेस देखने हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, तो देखें अगला वीडियो जिसमें एक सिंगल मैजिकल आंसर है, एक ही आंसर है। आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में कैसे उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। एक आंसर याद करेंगे और सारी एक्सरसाइज सॉल्व। ये उन बच्चों के लिए है जिनको मुश्किल होती है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए। तो देखिए अगला वीडियो, डस्ट ऑफ स्नो एक्सरसाइजेस।